हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इंडिया जी के क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रूपराम आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। आज से हमारी जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसकी क्लास शुरू होगी। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम इसके अपवाह तंत्र को तैयार करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी राजस्थान का अपवाह तंत्र यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे अच्छी क्या बात है कि ये भू आकृतिक विज्ञान इसको कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, जिसमें 1858 में लोमान ने इस शब्द का यूज़ किया था और स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। इसके जनक कौन माने जाते हैं? भू आकृतिक विज्ञान के रॉबर्ट अल्बर्ट पैक। चलिए इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़े तो हमने अध्ययन किया स्थल उच्चावचों का अध्ययन, जिसमें पहाड़ आते थे, पठार आते थे, मैदान आते थे, मरुस्थल, खादर, बांगर, जलोढ़, ऐसी कई प्रकार की ज़मीन आती थी जो राजस्थान में पाई जाती थी। तो उन सब का अध्ययन किया। फिर हम आगे बढ़ने के बाद राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका हमने वर्गीकरण करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण हुआ वो वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने। ये वर्गीकरण 1966 से 68 में हुआ था। तो वीसी मिश्रा ने सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया, जिसमें इन्होंने भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। वो 7 भाग कौन से थे, चलिए नक्शे के साथ देखने हैं। तो ये हमारा राजस्थान का नक्शा है और इन्होंने वीसी मिश्रा ने इसको 7 भागों में बांटा था। तो शुरू कहाँ से हुआ? ये सबसे ऊपर शुरू हुआ जो गंगानगर वाला इलाका है, ये नहरी क्षेत्र कहलाया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा नीचे आके पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश दूसरा, फिर तीसरा आगे आके अर्ध शुष्क प्रदेश आ गया, फिर चौथा अरावली पर्वत वाला आ गया, फिर इसके बाद नीचे की ओर चलें तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया। ठीक है, राजस्थान का जो हिस्सा था। फिर अगला आ गया चंबल बेसिन, फिर और लास्ट में आ गया हमारा कृषि हेतु पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि पूर्व का इलाका लगभग जो है कृषि करने के बहुत ही अच्छा है, कृषि करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए पहला हमारा था 1 नंबर पे नहरी क्षेत्र, 2 नंबर पे ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 3 पे था अर्ध शुष्क, 4 पे रावली आ गई, 5 पे दक्षिणी पठारी प्रदेश आ गया, 6 पे आ गया चंबल बेसिन, और जो हमारा 7वां था वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश था। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिला के कितने भागों में बांटा था? वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था। तो सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। 7 भाग कौन से थे? नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, चंबल बेसिन प्रदेश और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा। इसके बाद नेक्स्ट अगली बारी आती है, 2 नंबर पे विभाजन किया था 1971 में प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने। ठीक है, इसने किस प्रकार से बांटा? इसने 2 बड़े बड़े भाग बना दिए, बीच में से अलग कर दिया। एक साइड कर दिया मरुस्थल वाला और एक साइड कर दिया अपने जो ये पहाड़ों वाला और स्थान वाला, इसको एक ही भाग बना दिया। फिर 4 इसके उपभाग बनाए इन सभी के, और 12 छोटे छोटे अलग भाग बना दिए, लघु भाग। तो सबसे पहला अध्ययन किया था वीसी मिश्रा ने, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। फिर दूसरे नंबर पे आए 1971 में प्रोफेसर राम लोचन सिंह। इन्होंने क्या किया? 2 वृहद भाग बनाए बड़े बड़े, 4 उपभाग बनाए और 12 उससे भी छोटे छोटे भाग बना दिए। फिर इसके बाद जो हम अब वास्तव में अध्ययन करते हैं, जिसका मतलब जो अब वर्तमान में जिसको बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है और वो किसने बांटा है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो है वो SK तिवारी और HM सक्सेना ने मिलकर इस काम को किया था। इन्होंने भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। मतलब जो राजस्थान है उसको वास्तव में जो था वो कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। इसको पूरे राजस्थान को 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से किए थे वो, चलो आगे हम पढ़ लेंगे। इस प्रकार से इन्होंने कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए राजस्थान के। चलिए आगे इसका चित्र देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसके 4 हिस्से कौन कौन से थे।
तो सबसे पहला हिस्सा कहलाया पर्वत, जिसमें अरावली पर्वतमाला आती थी। 2 नंबर पे आया पठार, जिसमें हाड़ौती का पठार आता था, नीचे वाला हिस्सा। फिर आगे मैदान, 3 नंबर पे आगे मैदान जो पूर्वी मैदान में है। फिर आ गया मरुस्थल, पश्चिमी वाला इलाका, ठीक है। 1 नंबर पे आ गया था पर्वत, 2 पे पठार, 3 पे आ गया मैदान और 4 पे आ गया था मरुस्थल। नक्शे में देखते हैं इसको। ये राजस्थान का नक्शा है। इसमें अगर इसको देखें तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया पूर्व वाला इलाका ना, पूर्व, पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, ठीक है। तो जो ऊपर वाला इलाका था उसको बना दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इधर वाला 1 नंबर वाला। फिर ये बीच में से निकलती है हमारी अरावली पर्वतमाला, 2 नंबर वाली। फिर इधर आ गया ये नीचे वाला हाड़ौती का पठार, ये वाला इलाका, और हाड़ौती का पठार से आगे भी वो मैदान बना दिया। फिर यहाँ से लेकर लगभग ये मैदान बना दिया सारा का सारा। ये आ गया हमारा 4 नंबर पे पूर्वी मैदान, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिला के इन्होंने 4 भागों में बांटा इसको, जो अब वास्तव में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद कुछ ये बातें हैं जो पढ़ने लायक हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं अपने। कि जो अरावली है इसकी उत्पत्ति, इसका जो काल माना जाता है महाकल्प, वो था प्री पेप्लियोजिक, ठीक है, जिसको कहते हैं आद्य महाकल्प। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो प्री कैम्बियन माना जाता है। 2 नंबर पे आया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको कहते हैं मिसोजोइक, जिसको मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं, जिसमें बीच के जीवों का जन्म हुआ था। और इसका टाइम पीरियड है क्रीटेशियस, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान, इसको नियोजोइक, नवजीवी महाकल्प के रूप में देखा जाता है। और जो इसके वो समय पीरियड है वो है प्लिस्टोसीन, ठीक है, काल। इसके बाद चौथा देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, इसका जो कल्प है वो है नियोजोइक, जो पूर्वी मैदान वाला है। ये दोनों एक ही समय पीरियड के माने जाते हैं और प्लिस्टोसीन इनका काल है। तो यहाँ तक हमने इनके भौतिक प्रदेश पढ़े थे, ठीक है। हम शुरू कहाँ से किया था कि सबसे पहले तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जनक अगर कहें, शुरू में भूआकृतिक विज्ञान का जनक या किसने पढ़ाई सबसे पहले शुरू किया था ये काम, तो ये जनक अल्बर्ट पैक था। फिर इसके बाद इन्होंने अध्ययन किया था पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, खादर, बांगर और जलोढ़ का, ठीक है, इनका अध्ययन किया था। फिर इसके बाद आए सबसे पहले हमारे भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने वाले वीसी मिश्रा। इन्होंने 1966-67 में राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश है वो 7 भागों में बांट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 नंबर पे आए प्रोफेसर राम लोचन सिंह। इन्होंने 2 वृहद भाग बनाए, 4 उप भाग बनाए, 12 लघु भाग बनाए। इसके बाद आए SK तिवारी और HM सक्सेना, ठीक है। इन्होंने अंतिम में जो विभाजन किया वो अब तक चल रहा है और इन्होंने 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन से थे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। इस प्रकार इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा। तो यहाँ तक तो हमारा लगभग ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा गया था इसका हमने लगभग पढ़ लिया कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया और यही पूछते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आएगा राजस्थान का अपवाह तंत्र, ये देखते हैं हम। चलिए, तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसमें राजस्थान की नदियाँ आ जाती हैं और इसकी झीलें, तालाब, ये सब लगभग इसी में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी नदियों से चलते हैं हम। नदियों को देखें तो जो हमारा इंडिया का मैप हो गया, मैं लगभग सा बना देता हूँ। कुल मिला के यूँ हो गया ना। तो अगर हम इसमें देखें कि इंडिया के मैप में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और जो अंत्य स्थलीय है, तो जो है हमारी बंगाल की खाड़ी रहेगी इधर, बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी रहेगी इधर और अरब सागर रह गया इधर, और इसके नीचे रह गया यहाँ हिंद महासागर, ठीक है। अब देखिए
जो नदियाँ यहाँ राजस्थान से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरी, वो नदियाँ तो कहलाई बंगाल की खाड़ी की सहायक नदियाँ, मतलब वो बंगाल की खाड़ी में जाके अपने आप को विलीन करती हैं। जो नदियाँ यहाँ से आई अरब सागर में, वो कहलाती हैं ये अपनी अरब सागर की नदियाँ। चलो इसको थोड़ा सा जूम करके ना नक्शा बढ़िया बनाते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ अरब था और यहाँ था बंगाल की खाड़ी इस साइड में, ठीक है, यहाँ नीचे। तो जो यहाँ राजस्थान से नदियाँ निकल के आई बंगाल की खाड़ी में गिरी, वो बंगाल की खाड़ी की सहायक होगी, अपवाह तंत्र होगी। जो इधर आके अरब सागर में मिली वो अरब सागर की होगी। फिर इसके बाद में जो नदियाँ यहाँ इसी राजस्थान में यहीं विलीन होगी, मतलब यहाँ से कहीं निकली और यहीं आके यहीं ख़त्म होगी, वो होगी अंतः प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसको बड़े बड़े 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, जिसको 22% या लगभग 23% मान लें हम। 23% हिस्सा जो राजस्थान की नदियों का वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, ठीक है, इधर जाता है। फिर अब बात करें अरब सागर की, तो लगभग 17% जो हिस्सा है नदियों का वो अरब सागर में गिरता है। फिर बात आती है अंतस्थलीय या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, 60% यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा मान सकते हैं इसको, दोनों को मिला के भी सबसे बड़ा हिस्सा बनता ही है। तो दोनों को मिला के जो नदियाँ हैं वो यहाँ अंतः प्रवाह हो जाती है, मतलब जो राजस्थान में है वो राजस्थान में विलीन हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो अगर अपने को कही कि राजस्थान का अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो ये हमारा अंतस्थलीय है। और कही कि कितने अपवाह तंत्र हैं, तो 3 हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं, अरब सागर में, और अंतस्थलीय नदियाँ या आंतरिक नदियाँ। तो इनके प्रतिशत भी पूछ लेता है, कितने प्रतिशत नदियाँ है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या कितने प्रतिशत अरब सागर में गिरती हैं, या कितने प्रतिशत राजस्थान में रह जाती हैं, जिनको अंतस्थलीय या वहीं विलीन होने वाली आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ कह देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है बंगाल की खाड़ी वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। ये हमारा है बंगाल की खाड़ी जो इंडिया के नीचे नीचे जाती है, उस साइड में बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो मेन नदियाँ में एक चंबल आ जाती है, बाकी इनकी सहायक होंगी अगली। चंबल नदी मेन है जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, फिर पार्वती, बाणगंगा नदी, गंभीर नदी और बनास नदी, ठीक है। एक गंभीर है एक गंभीरी है, 2 नदियाँ हैं, तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो गंभीरी होगी। चलिए इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ चंबल, पार्वती, बाणगंगा, गंभीर, बनास। चंबल, पार्वती, बाणगंगा, गंभीर, बनास, ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब देखो जो चंबल नदी अगर इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो मतलब इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सब की सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो इसकी चंबल की सहायक नदियों के नाम देखिए, काली सिंध, पार्वती, बनास, छोटी काली सिंध, मेज, ये वागणी नदी जिसको ब्राह्मणी भी कहते हैं, चाकण, वापनी, ईज, कुटाल, कुन्नू, ओलनिया और सीप, ये 3 नदियाँ हैं जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। एक बार तो इनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप ये क्लास 2-4 बार देख लोगे तो उसके बाद आपको ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। इनमें मेन ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बनास हो गया, छोटी काली सिंध हो गया, मेज नदी हो गया, ठीक है, कुटाल हो गया, सीप नदी हो गया। ये वाली कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट जो लगभग पूछी जाती हैं। बाकी याद करने के लिए सब नदियाँ ज़रूरी हैं, सभी को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे आ गया ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ आ गई हमारी, काली सिंध, पार्वती, बनास, छोटी काली सिंध, मेज, भागणी, चाकण, ईज, कुटाल, कुन्नू, ओलनिया और सीप। चलिए अगली हमारी आ गई बनास नदी। इसी में जो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी, ठीक है।
इसकी जैसे मान लो ये हमारी है चंबल नदी, इधर से आती है बनास नदी, तो ये मिल जाती है इसमें। तो यहाँ जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कुल मिला के एक ये बनास भी है, तो बाकी सब हैं, ये सारों के नाम आ गए। अब बारी आती है इस बनास नदी की। ठीक है, बनास नदी के बारे में देखते हैं। तो ये बनास नदी है जो, इसकी सहायक नदियों में से देखें तो बेड़च, कुठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, मानसी, दो हैं। ठीक है, मानसी भी है और मानसी भी है, दो अलग अलग नाम है। ढूंढ, मोरेल, डाई नदी, ढील नदी, सोहाद्र नदी और काली सील नदी। ठीक है, वो काली सिंध है जो चंबल में गिरती है, ये काली सील है जो बनास नदी में गिरती है। एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बनास नदी की सहायक नदियाँ बेड़च, कुठारी, खारी, मैनाल, भांडी, मानसी, मानसी, ढूंढ, मुरेल, डाई, ढील, सोहाद्र, काली सील है, काली सील नदी। तो ये इतनी सारी नदियाँ जो बनास नदी की सहायक है। अब पढ़ते हैं अपने चंबल नदी के बारे में, डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो चंबल नदी के बारे में पढ़ें तो चंबल नदी को चरमनवती या कामधेनु कहते हैं, इसको मालव गंगा भी कहते हैं। चंबल नदी लगभग डाकुओं का घर मानी जाती थी, जो बहुत ही प्राचीन नदी है। ठीक है, इससे पूरे राजस्थान को कह सकते हैं अपने कि जहाँ भी जिस इलाके में ये बहती है वहाँ का इलाका हरा भरा है और सबको पानी देती है, इसलिए इसको कामधेनु नदी कहते हैं। फिर इसके अन्य नाम है राथा नदी, सदावाहिनी, ये सदा बहती है इसलिए इसको सदावाहिनी कहते हैं। कामधेनु कहते हैं, मतलब ये वहाँ के आसपास वालों को रोज़गार देती है, और जो भी है जितना पानी का फ़ायदा हो गया या कृषि में इतना सहयोग देती है, इसलिए इनको कामधेनु कहते हैं, राथा नदी कहते हैं, सदावाहिनी कहते हैं। और फिर आगे बात आई तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बांध बना हुआ जिसका नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है, जो चंबल नदी है वो राजस्थान से निकल के आगे मध्य प्रदेश में जाके मिलती है। ये राजस्थान से निकल के आगे मध्य प्रदेश में मिली, तो जो मध्य प्रदेश के अंदर है इसके ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो आगे बात करें हम कि जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना है, कोटा और इसमें बूंदी में जवाहर सागर बांध बना है। और आगे देखें तो कोटा में बैराज, ये सिंचाई के लिए बना हुआ बांध। ठीक है, सबसे बड़ा जो जल भराव वाला यानी कि जिसको कहते हैं वो बांध बना हुआ जल भराव, वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है, जिसको राणा प्रताप सागर बांध कहते हैं। कोटा में, और इसमें कोटा में वो जवाहर सागर बांध और बैराज बांध है। ठीक है, ये सिर्फ सिंचाई के लिए जो कोटा वाला बैराज बांध है, इसमें बिजली की उत्पादकता नहीं की जाती, बाकियों में लगभग बिजली बनाई जाती है। फिर देखें कि जो चंबल नदी है इसके ऊपर सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है, जिसको कहते हैं चूलिया जलप्रपात। ठीक है, ये राजस्थान का लगभग सबसे ऊंचा जलप्रपात कह देते हैं इसको। ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, मतलब झरना कहते हैं जिसको, वो है चूलिया जलप्रपात। कहाँ बना है? चंबल नदी के किनारे और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। 18 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ये। इसकी हाइट पूछे तो 18 मीटर। ठीक है, आगे देखें, जो चंबल से संबंधित है और ये बामनी से भी संबंधित है। जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी से रिलेटिव है, चित्तौड़गढ़ से रिलेटिव है और बामनी नदी के से भी संबंधित है। आगे इसका उद्गम देखें चंबल नदी का कहाँ होता है, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जनापाव की पहाड़ियों में महू नामक स्थान से होता है। ठीक है, जिला लगता है इंदौर। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के जो नीचे वाला इलाका है मध्य प्रदेश वाला, यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश के, जैसे मान लो ये इलाका है, यहाँ मध्य प्रदेश है, तो यहाँ की विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से, यहाँ राजस्थान से होते होते आगे चली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकल के आगे मध्य प्रदेश में चली जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ हुआ? चंबल नदी का उद्गम हुआ विंध्याचल की पहाड़ियों कह दो, जनापाव की पहाड़ी कह दो, महू कह दो और इंदौर कह दो। ठीक है, ये 4 नाम याद रखने आपको, विंध्याचल पर्वत, जनापाव की पहाड़ी, महू नामक स्थान और इंदौर, यहाँ से निकलती है चंबल नदी।
ये आगे जाके 6 ज़िलों से गुजरती है, राजस्थान के 6 ज़िलों में प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में चलती है, फिर थोड़ा सा आगे जाके बूंदी में, कोटा में, फिर सवाई माधोपुर में, करौली में और धौलपुर में, और ऐसे करके ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो ये 6 ज़िले याद रखने ज़रूरी है कि ऐसे पूछ लेता कि निम्न में से किस ज़िले में नदी नहीं बहती, तो इन 3 दे देगा नाम और एक नहीं देगा। तो ये भी याद रखने ज़रूरी है। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, बूंदी में जाती है, कोटा में जाती है, सवाई माधोपुर में जाती है, करौली में, धौलपुर में, और फिर आगे निकल जाती है। ठीक है, ये 6 जो ज़िले हैं वो मेन है, याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर एक मेन चीज़ कि चंबल नदी झालावाड़ से नहीं गुजरती। ठीक है, ऐसा जो मैप है उसमें दिखा देते हैं कि यहाँ से जो है वो चित्तौड़गढ़ आया, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये झालावाड़ से टच शायद करे, पर ऐसा नहीं होता, ये झालावाड़ से टच नहीं करती। ठीक है, ये भी एक याद रखने की बात है। फिर आता है चंबल नदी है वो राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ये मैंने अभी बताया कि चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ में पूछे कहाँ से, तो 84गढ़ से। फिर आगे मांगली नदी पर भीमतल प्रपात बूंदी में बना हुआ है। आगे चल के ये मांगली नदी पर अपना प्रपात बनाती है, जलप्रपात भीमतल, जो कि बूंदी में बना हुआ है। फिर देखें मेज नदी पर आगे बांध बना हुआ है, गुडा बांध, जो इसकी सहायक नदी है, उसमें मेज नदी के ऊपर गुडा बांध बना हुआ है। याद रखना, मेज नदी पे कौन सा बांध है, गुडा बांध। मांगली नदी पे भीमतल प्रपात जो बूंदी में है। राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से। आप एक बार ये क्लास देखेंगे तो शायद आपकी याद ना हो, आपको थोड़ा सा अजीब भी लगे, लेकिन आप इस कक्षा को अगर एक के बाद में दूसरी बार और देखोगे, थोड़ा समय रुक जाना, घंटा रुक जाना, 2 घंटे रुक के देखना, आराम से देखना, तो आपको ये समझ भी आएगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, मतलब ये याद होने लगेगा। मैंने जब याद किया था तो मेरे को इसी प्रकार से याद हुआ। पहले मेरे को बोरिंग लगा, पर मैंने जैसे कैसे करके नोट्स बना लिए और मैं इसको लिखता भी रहा और थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। फिर मैंने इनको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे पढ़ा ना, तो ये मेरे को पूरा का पूरा याद हो गया, और इसके कारण आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर बन गया। L1 का जो लेवल 3 का अपना टीचर होता है, यहाँ गंगानगर में मेरी पोस्टिंग है, गंगानगर अनूपगढ़ में। तो ये मेरे सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, जिनको पढ़ के मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप ये पढ़ो, और इसको एक बार में नहीं समझ आए तो 1 बार और पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर आपके अच्छा समझ आने लगेगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि चंबल, बनास और सीप नदी पर रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है। मतलब 3 नदियाँ हैं जो मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है। इधर से चंबल निकलती है, इधर से बनास आती है, और आगे सीप नदी भी आती है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके यहाँ पे क्या बनाती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक है, 3 नदियाँ मिलके त्रिवेणी संगम बनाती हैं सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास, सीप। आगे और आएंगे त्रिवेणी संगम, पर ये एक मेन संगम है जिसको याद रखना जरूरी है, जिसमें कौन कौन सी नदियाँ ये याद रखना जरूरी है, और बनता कहाँ है ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, चंबल, बनास और सीप के द्वारा बनाया गया त्रिवेणी संगम का नाम रामेश्वरम। कहाँ बनता है, सवाई माधोपुर में। ओके, आहू और काली सिंध जो नदी है, इस पर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। आहू और जैसे मान लो ये चंबल नदी है, यहाँ से लगभग काली सिंध और आहू नदियाँ निकलती हैं ऐसे करके। तो जहाँ ये मिलती है ना, इनका संगम होता है, वहाँ पर क्या बना हुआ है, गागरोन का दुर्ग। ठीक है, दोनों नदियों के किनारे पर बना हुआ है। बीहड़ भूमि चंबल के कारण बनी, जो मान लो अपनी पहले पुराने समय में जैसे ये चंबल नदी चल रही थी, ठीक है, बहुत समय से चल रही थी, तो इनके अंदर बीच में जो पत्थर आए, गड्ढे आए, उनके कारण इनकी साइडों वाली जो थी भूमि वो उखड़ने लगी, जिसके कारण ये नीचे से और गहरी होती गई और साइडों में पेड़ पौधे लगते गए और बड़े होते गए। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा गहरी है, इसलिए इसको कहते हैं बीहड़ भूमि, जिसमें भीड़ के डाकू या चंबल के डाकू भी रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह 12मासी नदी है, मतलब ये बंद नहीं होती, चलती ही रहती है। आगे देखें, ये 3 राज्यों से गुजरती है। ये राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है और 3 राज्यों से गुजरती है। राज्य कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है और आगे उत्तर प्रदेश में जाके आगे चली जाती है। फिर है
विलुप्त कहाँ होती है? ये विलुप्त होती है इटावा मुरादगंज यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका आखिरी पॉइंट पूछें तो इटावा मुरादगंज यूपी में यमुना में जाके ये मिल जाती है और यमुना नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो ये अब हम अपवाह तंत्र कौन सा पढ़ रहे हैं? बंगाल की खाड़ी वाला। चलिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। ठीक है, ये मेन है, मतलब कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, याद रखना। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान की लंबी नदी चंबल, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र लंबी नदी बनास। ठीक है, ये जरूरी है याद रखना। आगे राजस्थान में, अच्छा आगे दे ही रखा है, ये देखो, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली यानी कि राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। ये भी याद रखने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र लूनी नदी का। ये मेन टॉपिक थे जो मैंने अलग से लिख लिए थे, जिनको मैं पढ़ता था तो ये मेरा जो अच्छा पॉइंट कहते हैं, जिसको मान लो बहुत अच्छी चीज़ थी, जिसको याद करना ज़रूरी था और ये टॉपिक पूछ सकते थे, इसलिए मैंने इनको किया। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार इनको। सबसे बड़ा राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी बनास। राजस्थान में बहने वाली जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, राजस्थान में बहने वाली बनास। सबसे बड़ा अपवाह लूनी नदी का है, मतलब आंतरिक अपवाह है। सर्वाधिक सतह वाली नदी है चंबल नदी। सर्वाधिक बांध बने हुए इस नदी पे। यमुना की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक अवनाली के अपर्दन वाली नदी है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा अपर्दन हुआ इस नदी से। सर्वाधिक उत्खात भूमि है यहाँ पे। इस नदी में खादर जलोढ़ भी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी जो है खादर प्रकार की, जलोढ़ प्रकार की, वो मिट्टी भी इसमें पाई जाती है। आगे देखिए, सर्वाधिक कंदराओं वाली यानी गुफाओं वाली नदी है, जिसमें कोटा में सर्वाधिक पाए जाते हैं जो गुफाएं हैं वो। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और राजस्थान की सबसे बड़ी बनास है। चंबल नदी राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, इसकी सीमा के साथ साथ चलती है थोड़ी दूर और इसकी सीमा बना के आगे उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। वाटर सफारी के लिए फेमस है। चरक गांव धौलपुर से बाहर है। ये अलग से मैंने टॉपिक लिखा हुआ था, क्योंकि ये जब मैं पढ़ रहा था उसमें इनको बहुत ही डीपली से पढ़ा था, तो जब मैंने पढ़ा तब तो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था। अब कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें बार बार पढूं उनको, ताकि वो वापस आएँ और मैं आप तक ये जो क्लास है मेरी ये पहुँचा सकूँ और आपको भी अच्छा लगे। आप भी थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ें और आपको भी लगे कि भाई हाँ कुछ है जो सीखने को मिल रहा है, और उम्मीद है कि आप भी अच्छी जॉब लगे। चंबल की कुल लंबाई देखें तो 965 किलोमीटर। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, मतलब कई कहते हैं 965 है और कई कहते हैं 1050 है। तो ये क्वेश्चन लगभग नहीं आने वाला होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इन दोनों में से एक ज़रूर मिलता है आपको, तो इन दोनों में से जो भी मिले उसको ज़रूर लगाना है, 965 या 1050। राजस्थान में चंबल की लंबाई 226 किलोमीटर। पूरी कुल लंबाई तो है 965 और राजस्थान में चंबल की लंबाई है 226। चलिए, अपने राजस्थान का लेना देना है, राजस्थान से मतलब है तो राजस्थान की याद रख लेना अपनी 226। फिर देखते हैं चंबल नदी और बामणी नदी पर भैंसरोडगढ़, वो जो चित्तौड़गढ़ में है वो बना हुआ है। ठीक है, जो चंबल नदी और बामणी नदी है इस पे चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ किला बना हुआ है। गढ़ पैलेस बना हुआ है कोटा के किले में चंबल नदी पे। काली सिंध नानेरा स्थान पर आकर मिल जाती है। जो काली सिंध नदी है वो नानेरा के स्थान पे आके चंबल में मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी काली सिंध नदी होगी। ठीक है, ये एक मेन क्वेश्चन बन गया अपना कि जो नहर है, जैसे मान लो ये नदी इधर से चली थी और इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो अपने क्या करेंगे, इसको जैसे ऐसी थी ना ये नदी, ऐसे नदी जा रही थी, तो इस नदी को एक बार अपने सीधा कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, मतलब अपने यूँ घूम गए कि ये नदी इस प्रकार से चल रही है, तो जिधर ये नदी जा रही है ना उधर अपना मुंह होना चाहिए। फिर अपने देखेंगे कि ये नदी
बाईं ओर से कौन सी मिल रही है और दाईं ओर से कौन सी मिल रही है। अब ये नदी यूँ जा रही है, यूँ जाने का मतलब ये हुआ कि इस नदी का जो है बायां भाग वो ये हो गया, लेफ़्ट साइड ये होगी, और दायां भाग ये हो गया, राइट साइड ये होगी। ठीक है, यूँ कह के क्वेश्चन आते हैं कि इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये नदी थी ना जो, तो उसको अपने यूँ कर लिया, और जिधर अपना मुंह होता है, जिधर नदी बह रही है उधर अपना मुंह करना है, और फिर अपने देखना है जो अपना खब्बा हाथ है वो तो हो गया अपना बायां खब्बा, और जो सज्जा है वो हो गया दायां। इस हिसाब से नदियों का जो विभाजन है वो किया गया। तो अब इन्होंने कहा है कि दाईं ओर से मिलती है, मतलब काली सिंध नदी दाईं ओर से मिलती है। कैसे था ये, यूँ बह रही थी नदी राजस्थान से निकल के या मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में जाके और आगे यूपी में मिल रही थी। तो जो राजस्थान के यहाँ है यहीं से निकलती है। ठीक है, ये काली सिंध नदी यहाँ से मतलब दाईं ओर से निकलती है। ठीक है, तो एक बार हमारी क्लास यहीं तक चलेगी। आज हमने जो चंबल नदी है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको समझ ना आए तो उसको एक बार फिर से देखें, थोड़ा समय रुक के फिर देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा। और उम्मीद होगी कि जितना भी पढ़ाया है वो आपके समझ आया है, और अच्छी क्लास लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास हमने फिर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।